जी अस्सलाम वालेकुम। क्वीन मैरी लॉ स्कूल के प्लेटफॉर्म से अरशद इल्तबसम आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने स्टार्ट किया है क्वीन मैरी लॉ स्कूल के प्लेटफॉर्म से लॉ गैट की प्रेपरेशन के लेक्चर्स, ताकि स्टूडेंट्स को जो लीगल अरेना में आना चाहते हैं उनको एक अच्छा गाइड किया जा सके। ये गाइडेंस ना सिर्फ कि उनके लॉ गैट की प्रेपरेशन के हवाले से उनको हेल्पफुल होगी, बल्कि अगर वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं एज ए लॉयर या एज ए लेक्चरर या एज ए कम्पिटिटिव एग्जाम में वो बैठना चाहते हैं तो उसके लिए इनको हेल्पफुल होगी। आज सीआरपीसी का पहला लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सीआरपीसी को हमने कैसे हैंडल करना है। सीआरपीसी का जो पोर्शन है ये आपको मैंने पहले बताया कि ये लॉ गैट की प्रेपरेशन के अंदर 10 नंबरों का है, 10 मार्क्स का है। पहले हमने डिस्कस की पीपीसी जो कि आपका सब्सटैंटिव लॉ था, और मैंने आपको बताया कि सब्सटैंटिव लॉ के अंदर क्या चीजें होती हैं। 4 हिस्से सब्सटैंटिव लॉ के होते हैं। मैंने आपको बताया रेलेवेंट प्रोविजंस होती है, डेफिनेशंस होती है, उसके बाद उसकी इलस्ट्रेशन होती है और पनिशमेंट होती है। तो सब्सटैंटिव लॉ चाहे सब क्रिमिनल हो या सिविल हो, सिविल के अंदर ये 3 हिस्से होते हैं, वहां पनिशमेंट नहीं होती, और क्रिमिनल के अंदर ये 4 हिस्से होते हैं चूंकि पनिशमेंट होती है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके प्रोसीजरल लॉ को, जिसे सीआरपीसी या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं। सीआरपीसी का जो सिलेबस आपके लॉ गैट के अंदर है वो तो एक लिमिटेड है, जिस तरह मैंने आपको पीपीसी के अंदर बताया कि उसके अंदर भी कुछ लिमिटेड चैप्टर्स हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हमारी प्रेपरेशन आपको जो हम करवा रहे हैं वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है लॉ गैट के हवाले से, बल्कि उसके और भी मकासद है ताकि आपको अगली फील्ड्स में भी ये काम आए। तो हम आपको पहले आज के लेक्चर में ये देखते हैं कि आपने सीआरपीसी को कैसे हैंडल करना है, कैसे पकड़ना है। आपने पीपीसी पढ़ ली और जाहिर एलएलबी में आपने पढ़ा, आपको पता है उसके अंदर हमने सब्सटैंटिव लॉ पढ़ा। अब उस सब्सटैंटिव लॉ को आपने कैसे अप्लाई करना है। तो सीआरपीसी की मिसाल मैं हमेशा एक प्रोपोजिशन से देता हूं। अगर आपने सीआरपीसी पढ़नी है तो एक प्रोपोजिशन को ज़हन में रखें। वो प्रोपोजिशन क्या है? एक बाइक के अंदर 3 बंदे सवार हैं। ये प्रेपोजिशन आप अपने अंदर माइंड में पल्ले बांध ले। ये सीआरपीसी जब भी आपने कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो ये मेरी जो बनाई हुई ये प्रोपोजिशन है, ये आपको हेल्प आउट करेगी। 3 बंदे हैं, ए बी सी। अगला बंदा ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। वो गए, ए ड्राइवर है, बी पीछे बैठा है, सी उसके पीछे है, पिस्टल उसके हाथ में है। ड्राइवर गया स्पॉट के ऊपर, बी ने ललकारा मारा, उसने कहा यही बंदा है मार दो, सी ने उसे मार दिया। अब यहां आपकी सीआरपी स्टार्ट हो जाती है। 3 बंदे, ए ड्राइवर, बी ने ललकारा मारा जिसे हम अबैटमेंट कहते हैं, और सी अबैटमेंट जो कि स्पॉट पे है इसलिए हम स्ट्रिक्टो सेंस ऑफ अबैटमेंट नहीं कहेंगे, बहरहाल ललकारा ही लफ्ज इस्तेमाल करेंगे जो लॉ के अंदर है, और सी ने उसे मार दिया। अब जब ये वकूआ हो गया तो उसके अंदर कंप्लेनेंट साइड जो है वो जाएगी, कहां पे जाएगी? वो एफआईआर के लिए जाएगी। अब हो सकता है वो एफआईआर एसएचओ कर दे, हो सकता है ना दे। अगर तो वो एफआईआर नहीं होगी तो हमने ये देखना है कि फिर सीआरपीसी के अंदर कौन सा चैप्टर या कौन सा सेक्शन है जो आपको हेल्प आउट करेगा। वो है आपकी 22 ए 22 बी के अंदर जो जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स है। हम उसको पढ़ते हैं कि जस्टिस ऑफ पीस होते कौन है। ये 25 तक जाएगा सेक्शन तक। 22 है उसके अंदर उनकी पावर्स क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस क्या है। तो हम, मैं चूंकि पहले लेक्चर के अंदर हूं, हम इस प्रोविजन के अंदर अभी घुस नहीं रहे, यहां आपको बता दिया। फर्ज करें वो उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। अब एफआईआर दर्ज की है, उन्होंने क्या किया? जो एक बंदा था सी ए, वो जो ड्राइवर था, उन्होंने कहा जी मुझे तो उन्होंने बताया ही नहीं किधर जा रहे हैं। उन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज होने से लेके उनकी जो चालान सबमिशन है वहां एक चैप्टर खुल गया। एफआईआर कैसे होती है, इस चैप्टर के अंदर हम 7 क्वेश्चन या 7 टॉपिक करते हैं। उन्होंने एफआईआर दर्ज की, कॉग्निजेबल ऑफेंस 154, इसके इंग्रेडिएंट क्या है हम ये पढ़ते हैं। अगर ये नॉन कॉग्निजेबल होती 155, वो क्या होता हम वो पढ़ेंगे। अगला टॉपिक इसके अंदर कि इसके अंदर जब ये स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड करती है 161, वो कैसे होते हैं
इसके अंदर हम वो पढ़ते हैं। उसके अंदर दरमियान में 164 के स्टेटमेंट होते हैं, हम वो वाला टॉपिक पढ़ते हैं। इसके अंदर रिमांड लेते हैं, उन्होंने कहा जी 14 या 15 दिन का रिमांड हमने लेना है, लॉ में 15 है, वैसे 14 प्रैक्टिस में, तो वो कैसे हो रहा है 164(7) पढ़ते हैं। इसके अंदर पढ़ते हैं खातून का रिमांड कैसे है, वो हमने पढ़ा। उन्होंने पुलिस ने 2 को गुनहगार किया, 1 को बेगुनाह किया, वो हम पढ़ते हैं कि गुनहगार किस सेक्शन के तहत करते हैं और बेगुनाह किसके तहत करते हैं, 69-70। जुडिशियल फाइल इन्होंने प्रिपेयर की, एक पुलिस फाइल प्रिपेयर की, हम वो पढ़ते हैं 71-72। 73 पढ़ा हमने कि ये जो चालान सबमिट किया वो कैसे होता है, डिस्चार्ज कैसे होता है। तो इस चैप्टर का एक मुंह खुल गया जो हमने आपको पढ़ाएंगे डिटेल में। अगर ये इसके अंदर है, नहीं है तो प्रैक्टिस में आने के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आने के लिए, मैं पहले ओवरऑल बता रहा हूँ, फिर हम फोकस करेंगे अपने जो टारगेट है उसके ऊपर। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, आपने 173 की रिपोर्ट तक पढ़ लिया। अब 173 की रिपोर्ट उन्होंने दी, मैंने आपको क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई 2 बंदे गुनहगार है, 1 बेगुनाह। जब बेगुनाह था, अब आपने कहा ये बंदा तो बड़ा शरारती था, यही सारी फसाद की जड़ था, इसे हमने नहीं जाने देना। आपको वकील ने मशवरा दिया, इसके खिलाफ इस्तगासा दायर कर। अब आप इस्तगासे के लिए आए तो एक चैप्टर का मुंह खुलेगा, वो कहेगा कंप्लेंट वाला चैप्टर, उसे सेक्शन 200 से कंप्लेंट के इंग्रेडिएंट क्या है, कंप्लेंट विड्रॉल कैसे होती है, कंप्लेंट के अंदर इंक्वायरी कैसे होती है 202 की, कंप्लेंट के अंदर डिसमिस कैसे होता है 203 में, कंप्लेंट के अंदर आपको जो है वो मुलज़म को तलब किया वो कैसे होता है 204, 205 में पढ़ा के उसको आपने हाजिरी माफी कैसे करनी है। तो आपने उसके अंदर एक कंप्लेंट का चैप्टर पूरा पढ़ लिया। आपने कंप्लेंट के अंदर मैजिस्ट्रेट के जरिए, कोर्ट के जरिए उस मुलज़म को भी एज ए मुलज़म तलब करवा लिया जिसको पुलिस ने बेगुनाह किया। अब आपके पास क्या हो गया, इधर से चालान वाले मुलज़म 2, 173 की रिपोर्ट वाले, इधर इस्तगासा वाले जो 200 से लेके 205 तक आप गए, एक बंदा वहां से ले आए। अब आपने इसको लेके कहां पे जाना है, आपने मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा। अब आपके ज़हन में आता है फिर कॉग्निजेंस क्या है, कॉग्निजेंस के अंदर अगर ये इसके ट्रायबल है तो ये करेगा, नहीं तो सेशन कोर्ट को करेगा। मर्डर चूंकि इसके पास नहीं आएगा, वो सेशनेबल को, सेशन कोर्ट को भेजेगा। किस तरीके से भेजता है, तो हम इस चैप्टर के अंदर कॉग्निजेंस क्या होती है और सेंट अप ये सेशन कोर्ट को कैसे करता है, दोनों स्ट्रीम से जो उसके पास केस आए ये हम पढ़ते हैं। अब चला गया जी सेशन कोर्ट के पास, इधर इस्तगासे वाले बंदे का भी ट्रायल करना है सेशन कोर्ट ने, इधर चलान वाले केस का भी करना है। अब वो जब चलान वाले दोनों आ गए, सेशन कोर्ट कहती है आओ इसका ट्रायल करें। वो कहते हैं एक सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि ये हमारी प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल ये बनता है या कोई और बनता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्शन आ गया। उन्होंने कहा नहीं ये बंदा तो मरा है कसूर की साइड पे, हदूद वो कसूर की बनती थी, लाहौर की नहीं बनती थी। तो अब आप कोर्ट कहती है अच्छा हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल क्या है, उसका जनरल रूल क्या है। अब जनरल रूल पढ़ते हैं ऑल क्राइम्स आर लोकल, फिर उसकी एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, वो पढ़ी आपने। तो 177 से लेके 189 तक एक चैप्टर है, वो आपको पढ़ा, आपका मुंह दिमाग में आया, हाँ इसका तो यही प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल यही है, कोर्ट सेटिस्फाइड। उन्होंने कहा अच्छा हम सेटिस्फाइड हो गए। उन्होंने कहा अच्छा अब ये देख रहे हैं आपके चैप्टर्स डिफरेंट जगह पे पड़े हुए हैं, लेकिन अब आप जब आप सीक्वेंस से पढ़ेंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वो यार अब मैंने पढ़ा था 22 22 अब एफआईआर, अब ये एकदम इस्तगासा आ गया, जब ये आ गया। तो आप प्रोपोजिशन से चैप्टर्स को साथ मिलाते जाए, आप चैप्टर्स के साथ प्रोपोजिशन नहीं मिला सकते। आप प्रोपोजिशन ली, उसके आगे आगे चलते गए, अब आपके साथ वो चैप्टर्स काउंट करते जाएंगे। अच्छा जी अब ट्रायल, उन्होंने कहा सेशन कोर्ट में हम इसका ट्रायल करेंगे जी, ये हमारा ही बनता है, इसने कत्ल किया। अच्छा जी उन्होंने जब ट्रायल करने लगे, वो प्रोसिक्यूटर ने कहा जैसा इसके ऊपर तो चार्ज फ्रेम ही नहीं हुआ, चार्ज फ्रेम होगा तो ट्रायल शुरू होगा, क्योंकि ट्रायल का प्रिलिमिनरी जो स्टार्ट ही वहां पे होता है जब चार्ज फ्रेम हो। अच्छा फिर क्या करें जी, उन्होंने कहा फिर ट्रायल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अब ट्रायल के चैप्टर के अंदर 7 सवाल निकल रहे हैं, भाई फॉर्म्स ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज होता क्या है, ये पढ़ाऊंगा या आप पढ़ेंगे। फिर जी इसके फॉर्म्स क्या है, अच्छा ट्रायल के अंदर चार्ज गलत फ्रेम हो गया, फिर क्या करेंगे। फिर चार्ज के अंदर आपने चार्ज फ्रेम ही नहीं किया तो क्या हम सजा दे सकते, वगैरह वगैरह।
तो आपने 221 से 240 तक एक चैप्टर पढ़ा जिसके अंदर चार्ज के अंदर आपने डिफरेंट उसके एंगल्स पढ़े, क्वेश्चंस पढ़े, ये होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो वो होगा, ठीक है। तो 240 तक ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। जब 240 का कंप्लीट हुआ, अब आपने कहा हाँ अब चार्ज फ्रेम करना मुझे आ गया, अब मैं इसका ट्रायल शुरू करता हूं। उन्होंने कहा इसके तो 2 ट्रायल हैं, बल्कि 3 भी हो सकते हैं। अब ट्रायल जब आया तो एक तो सेशन कोर्ट ट्रायल आ गया मर्डर, अब उसने पिस्टल से किया है तो पिस्टल का ट्रायल सेशन कोर्ट नहीं करती, वो तो ट्रायल मैजिस्ट्रेट करता है। तो अब आपको याद आया कि इसके 2 ट्रायल होने, एक मैजिस्ट्रेट का एक सेशंस का। तो यहाँ एक और भी है, अगर वो समरी ट्रायल किया जाए फिर क्या किया जाए। तो अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रायल जो 3 है उनके एक मुंह खुल जाएंगे आपके सामने। चैप्टर आ गया, चैप्टर 20, चैप्टर 21, चैप्टर 22 से आपने कहा जो मैजिस्ट्रियल ट्रायल है जिसके अंदर उसने उसके पास से नजायज असला बरामद हुआ, वो 241 ए से 250 का जो ट्रायल है वो हम पढ़ेंगे। जब ये बात आई तो ट्रायल के अंदर कितने सेक्शन है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये जो चैप्टर है इसके 2 हिस्से हैं। एक है प्योर ट्रायल जिसके अंदर 4+1 सेक्शन है, और दूसरा इसके अंदर इनहांस पनिशमेंट ट्रायल के अंदर देनी है, कैसे देंगे, ट्रायल के दौरान आपने बरी करना है कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। तो अब आपको ट्रायल जो मैजिस्ट्रियल ट्रायल है वो मैं पढ़ाऊंगा और हम पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा इसके 2 हिस्से हैं। ट्रायल स्टार्ट कैसे होता है, खत्म कैसे होता है, ये जो 4 सेक्शन मैंने प्योर ट्रायल के कहे हैं वो कौन से हैं, जो +1 का है वो क्या है। इसी तरह फिर सेशंस ट्रायल पढ़ेंगे, वो 5+1 है, वो एक सेक्शन ज्यादा है। ये प्योर ट्रायल के 5+1 है, फिर बाकी है। ट्रायल कंप्लीट हो गया, ट्रायल कंप्लीट हुआ तो एक चैप्टर और है। जज साहब कहते हैं जनाब मुझे तो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ही नहीं आती, एविडेंस कैसे रिकॉर्ड करनी है। तो हम कहेंगे ठहरो जरा, हम आपको रिकॉर्डिंग की बताते हैं। 353 में एक चैप्टर है वो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस बताता है, रिकॉर्ड कैसे होनी है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में कौन सी चीज होनी है, मैजिस्ट्रियल ट्रायल में कौन सा लैंग्वेज इस्तेमाल होनी है, सेशंस कोर्ट में कैसी होनी है। तो आपको 353 का जनरल रूल और उसकी एक्सेप्शन पढ़ ली, फिर आपको पता चल गया रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस वाला चैप्टर भी। अच्छा, अब कहते हैं जी मैंने एविडेंस रिकॉर्ड कर ली, मुझे जजमेंट लिखना नहीं आ रहा, अब मुझे कहां से पता चलेगा जजमेंट कैसे लिखते हैं। तो फिर आपको 363 वाला चैप्टर नजर आएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ जजमेंट। जजमेंट के कंटेंट्स ये है, 19 कंटेंट्स है। उसके अंदर पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन आएगा, चार्ज आएगा, उसके अंदर डिसीजन आएगा, सजाए मौत देनी है तो कैसे देनी है, उसके अंदर सजाए मौत के अंदर अगर आप कोई और सजा देते हैं तो क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो आपको 366 वाला चैप्टर भी आना जरूरी है। अब आपको पता चल गया, आपने कहा जजमेंट का चैप्टर भी मुझे आ गया, ट्रायल का भी आ गया, अब मैंने एक जजमेंट दे दी। जब आपने जजमेंट दी, आपने यही जजमेंट दी, आपने कहा एक बंदे को सजाए मौत, एक को उम्र कैद, एक बरी। जब आपने ये 3 चीजें आई, यहां से इस हिस्से का आखिरी 4 चैप्टर का मुंह खुल जाता है। वैसे तो 3 है लेकिन 4 टॉपिक्स का। क्या, जिसको आपने सजाए मौत दी वो कहेगा भी मुझे अपील करनी है, तो अपील का चैप्टर आपके सामने आ गया जो 404 से लेके ऑनवर्ड जाता है। उसके अंदर आप एपलेट कोड की पावर पढ़ते हैं, अपील कहाँ जानी है, कहाँ से स्टार्ट होनी है, एपलेट कोड की पावर क्या है, कौन से केसेस में अपील होती है, कौन से केसेस में नहीं होती, हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में करेगा ट्राई तो अपील कैसे जाएगी, वगैरह वगैरह, पावर क्या है। ये आपने चैप्टर का मुंह खुल गया, जिसे कहते हैं अपील का चैप्टर 404 ऑनवर्ड। दूसरा बंदा है और इसी के अंदर एक और आएगा चैप्टर के अंदर ही अपील, जो बरी है वो तो अपील नहीं करेगा, उसके तो मुद्दई करेंगे ना, या मुद्दई प्राइवेट करेगा या स्टेट करेगी। वो कहेगा क्यों इसको गलत बरी किया है, इसकी अपील अगेंस्ट एक्विटल करो। तो हम 417 में वो टॉपिक पढ़ेंगे, अपील अगेंस्ट एक्विटल का मुंह खुलेगा चैप्टर का, आपके माइंड में भी खुलेगा कि अपील अगेंस्ट एक्विटल कहाँ जाती है, उसकी ग्राउंड, उसके लिमिटेशन पीरियड क्या है, उसकी ग्राउंड्स क्या है। तो बोला चैप्टर पढ़ा। अब रह गया वो एक बंदा जो है मुद्दई, और एक बंदा जिसे उम्र कैद दी थी। अच्छा, उम्र कैद से पहले जो मैंने आपको कहा जिसको आपने सजाए मौत दी थी, अब सजाए मौत वाला अपील करे तो 404 से ऑनवर्ड वाला चैप्टर खुल गया। अगर नहीं करता तो हमने पढ़ा है, हमें पता है कि सजाए मौत की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती जब तक हाई कोर्ट उसे कंफर्म ना करे।
तो मर्डर रेफरेंस का एक चैप्टर खोल जाएगा 374, वहां ये सेशन कोड मर्डर रेफरेंस भेजेगा हाई कोर्ट में के केस के अंदर मैंने सजा मौत दे दी है। लॉ के तहत जब तक वो हाई कोर्ट उसे कंफर्म नहीं करता उसके ऊपर सजा मौत इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। मेहरबानी करके दो एटलीस्ट जजेस बैठे और इसे कंफर्म कर दे। तो एक चैप्टर आपका मर्डर रेफरेंस वाला खुल गया, एक उसके लिए अपील वाला खुल गया। जिसको आपने उम्र कैद दी थी उस वो अपील तो करेगा कि भाई मुझे उम्र कैद गलत दी है, मुद्दई भी ना खुश है, वो कहता है भाई कत्ल का केस है उम्र कैद क्यों दी, इसको तो सजाए मौत दो। तो वो एक पटिशन दायर करेगा जिसे कहते हैं रिवीजन, इनहांसमेंट के लिए। वो कहेगा इसको इनहांस करो। तो यहाँ आपका एक चैप्टर ये खुल गया जिसे कहते हैं रिवीजन। तो रिवीजन हम पढ़ते हैं, रिवीजन करता कौन है कौन नहीं, इसकी होती कैसे है, इसका लिमिटेशन पीरियड क्या है, इसकी ग्राउंड्स क्या है, वगैरह वगैरह, इसके एस्पेक्ट 439 439 ए एंड विद 435। तो आप इसके अंदर ये पढ़ते हैं। जब ये डिसीजन आ गया, ठीक है, ये 4 चैप्टर आपने पढ़ लिए, उसके बाद कहते हैं जी फैसला हमारा वही था जो पहले था, इनको एग्जीक्यूट कर दो, लटका दो, फांसी कैसे होनी है वगैरह, 381 वाला चैप्टर। तो यहाँ एक ट्रायल का आपका जो सीआरपीसी के जो हिस्से हैं, मैंने यहाँ दूसरा हिस्सा एक्सप्लेन किया। तो सीआरपीसी के 3 हिस्से हैं जो मुझे पहले बताने थे, मेरे जेहन से स्किप हो गया। एक हिस्सा जो 154 से पहले का है, जिसके अंदर डेफिनेशंस है, 145 की कार्रवाई है, न्यूसेंस है, 127 है, 133 ऑनवर्ड है, 144 है वगैरह वगैरह, और उसके अंदर समन प्रोसेस इश्यूज का है वगैरह, वो बाकी चीजें। तो एक हिस्सा वो है और दूसरा हिस्सा है 154 एफआईआर से स्टार्ट हो रहा। तो जो आज हमने बात की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एफआईआर से स्टार्ट करके आपने उसे एग्जीक्यूट किया। अगला जो आखिरी हिस्सा है उसका है डिफरेंट इंस्टांसेस हो जाए, इनकी बेल कैसे लेनी है। ये जो जो बंदा था वो तो पागल है, लुनैटिक है, तो उसको हम क्या करें, लुनैटिक का ट्रायल है, उनका जरा सुपुर्दारी कैसे लेनी है, जो हमने गाड़ी जी मोटरसाइकिल था उसको कैसे करना है, उसके अंदर जी हमने इनकी सजा सस्पेंड वगैरह, ये तो बाकी डिफरेंट इंस्टांसेस के ऊपर सीआरपीसी भरी पड़ी है एंड वाला। तो जो आपका सीआरपीसी है मैंने बताया कि उसके 3 हिस्से, एक 154 से पहले वाला, एक 154 से लेके एग्जीक्यूट जो मैंने इस प्रोपोजिशन के अंदर कहा, और एक आखिरी हिस्सा डिफरेंट सिचुएशंस हो तो कैसे करना है। जब आप तैयार करें इसे फॉर पर्पस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप उसको 154 से लेके इस प्रोपोजिशन को कंप्लीट करें, उसके बाद आखिरी करें, बेल करें, उसके अंदर जो मैंने सुपुर्दारी है उसके अंदर 5 15 14 की कार्रवाई वगैरह, उसके बाद पहला हिस्सा। अब हम आते हैं यहाँ से, मैं उसको कंप्लीट करूंगा कि सीआरपीसी जो लॉग एक्ट के हवाले से है, जैसे मैंने कहा यहाँ लिमिटेड वहाँ टॉपिक है। तो जो यहाँ सीआरपीसी का टॉपिक है वो हमारे पास तकरीबन 10-11 टॉपिक है। इसके अंदर अपील है, बेल है, एफआईआर की है, प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस है, अरेस्ट एस्केप प्रोसेस है और वगैरह वगैरह। तो यहाँ हम इसको अगले टॉपिक के अंदर हम लिमिटेड हो जाएंगे लॉग एक्ट के टॉपिक्स के अंदर ही। जो कॉम्पिटिटिव मैंने आपको बताया फॉर ए गुड लॉयर, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी या लेक्चरर आपकी कमांड के लिए कि सीआरपीसी को इस तरीके से हैंडल करना है, जिस तरीके से मैंने आपको पीपीसी की डाइसेक्शन करके बताई। और फिर अब हमारा चूंकि टॉपिक इन हैंड लॉग एक्ट है, तो नेक्स्ट के अंदर हम इसके जो डिवीजन हुई है चैप्टर्स के हवाले से उसके ऊपर फोकस रहते हुए अगले लेक्चर के अंदर हम उधर आएंगे। हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़। क्वेश्चन जो आपके हैं वो प्लीज जी, आपका सवाल। अच्छा सर, मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चंस करे थे। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ये माइक ले या ऐसे मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने थे। पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने अक्सर 2 वर्ड सुने हैं जिसका है बेलेबल ऑफेंड और नॉन बेलेबल ऑफेंड, तो इसके बारे में कुछ बताइएगा, ये क्या चीज़ होती है? देखिए, बेलेबल ये एक शेड्यूल है। अगर आप सीआरपीसी पढ़ते हैं ना तो एंड के अंदर एक स्केड्यूल दिया हुआ शेड्यूल है, उसके अंदर ये भी बताया है कि ये ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल का मतलब है कि ये ऑफेंस हुआ तो जो पुलिस है उसको मैजिस्ट्रेट से आपको अरेस्ट करने की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो जाएंगे आपको पकड़ लेंगे।
जिस तरह आमतौर पे तो हमारे फिल्मों और ड्रामे में तो यही खच्चेमारी होती है, जिस तरह कहते हैं कि वो उधर मर्डर हो जाता है, वो कहता है जी इसका आप वारंट लेके आए। भाई वो उसके लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कोई मैजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत नहीं है। और नॉन कॉग्निजेबल वो होते हैं जिसके लिए आपको मैजिस्ट्रेट की इजाजत की जरूरत होती है, अरेस्ट करने के लिए भी और इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी। इसी तरह ये एक शेड्यूल के अंदर एंड पे लिखे होते हैं कि ये है बेलेबल ऑफेंसेस, ये है नॉन बेलेबल ऑफेंस। जो बेलेबल ऑफेंसेस है उसके अंदर आप एज ए मैटर ऑफ राइट, आपको जो भी अथॉरिटी गिरफ्तार करती है तो आप उसके पास जाएंगे, आप कहेंगे आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया, ठीक है आप कर सकते हैं, क्योंकि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जिस तरह अगर आपके पास से असला बरामद हो जाए तो वो पुलिस आपको फौरन अरेस्ट कर सकती है, करके आपको 24 घंटे के अंदर रख सकती है। लेकिन आप जो आपका लॉयर आएगा वो कहेगा कि ये शेड्यूल के अंदर 13, 20, 65 जिसे कहते हैं ये सेक्शन और उसका एक्ट नंबर है, ये बेलेबल है इस लॉ के तहत, लिहाजा आई एम रेडी टू फर्निश बेल बॉन्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ योर ऑनर। आप जितनी मुझे बेल बॉन्ड की श्योरिटी देते हैं मैं रेडी हूँ, लिहाजा आप मेरी बेल ले। तो वो कहेगा अच्छा आप 10,000 20,000 की दे दे, तो 10,000 या 20,000 की बेल बॉन्ड वो आप जिसे मुचलका कहते हैं आप देते हैं। आप कहते हैं कि ये लो मुचलका। अब उसका मतलब क्या होता है कि जब ट्रायल चलेगा तो आपको वहां अदालत में आना पड़ेगा, वरना ये मुचलका फोरफीट हो जाएगा और आपको ये पैसे पड़ जाएंगे। तो बेलेबल का है जिसके अंदर यू हैव ए मैटर ऑफ राइट, एज ए मैटर ऑफ राइट यू हैव द राइट कि आप जाए उस फर्म के पास, वो कोर्ट भी हो सकता है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज भी हो सकती है कि आप मेरी बेल ले और मुझे छोड़े। नॉन बेलेबल के अंदर आप एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं जा सकते, आप गए जनाब मुझे छोड़ो, उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा कोर्ट के पास। कोर्ट के अंदर आपको कुछ ग्राउंड्स है जो तकरीबन 4 से 5 ग्राउंड्स पड़ेंगे, जो 497 है आफ्टर रेस्ट बेल उसके अंदर या प्री रेस्ट के अंदर। अगर आप केस अपना प्री रेस्ट में लाना चाहते हैं 498 में वो ग्राउंड्स आप एस्टैब्लिश करेंगे, कोर्ट को मुतमिन करेंगे कि ये ग्राउंड्स है, ये मेला फाइडे ऑफ द पार्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन है वगैरह, और ये एप्रीहेंशन ऑफ इमीडिएट अरेस्ट है मुझे, और मेरे जो ऑनर है उसको ये खराब करेंगे और मेरा प्रामा फिशरी केस भी है, लिहाजा तो प्री रेस्ट की ग्राउंड डिफरेंट है, आप वो एस्टैब्लिश कर दें तो प्री रेस्ट बेल ले लेंगे। आफ्टर रेस्ट की ग्राउंड डिफरेंट है, आफ्टर रेस्ट की ग्राउंड के आगे 4-5 हिस्से आप देखते हैं कि मेरा केस किस में फिट आ रहा है, तो वहां आप 2 4 10 15 20 महीने के बाद आप जाते हैं और वो ग्राउंड एस्टैब्लिश करते हैं और फिर बेल लेते हैं, जिसके अंदर आजकल जो सबसे ज्यादा है उसे कहते हैं केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी। तो ये इसका तरीका है, वो ग्राउंड एस्टैब्लिश करनी पड़ती है। यू हैव नॉट अ मैटर ऑफ राइट कि आप जाओ और आपको फौरन रिहा कर दिया है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। तो नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी उसकी बेल ही नहीं होनी, आप उसके अंदर मैटर ऑफ राइट मुचलके देके अपने आप को रिहा नहीं करवा सकते। यू हैव टू एस्टैब्लिश सम ग्राउंड्स टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट, फिर आपको रिहा करेंगे वो इतनी देर तक टिल द फाइनल डिसीजन होती है या टिल द फर्दर ऑर्डर। और आपके सवाल जी? सर मेरा आपसे एक सवाल है कि पाकिस्तान में लॉ 5 साल में होता है, तो ये 3 साल में भी हो सकता है? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान के अंदर आपका जो लॉ है वो एफए के बाद 5 साल है। आपका जो एक्सटर्नल लॉ है, जिस तरह ये क्वीन मैरी लॉ स्कूल ने भी स्टार्ट किया हुआ है, आपकी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, बायर की लंदन यूनिवर्सिटी है या आपके साथ जिसकी भी अटैचमेंट हो, तो एफए के बाद या उसके इक्वल जो जी बनता है लेवल के हिसाब से एफए एफएससी या उसका, तो उसके बाद भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं, तो लॉ 3 साल के अंदर हो सकता है। सर ये और जो उससे पहले भी हो सकता है, किसी मैटर के बाद भी अगर आप एडमिशन ले तो यहाँ क्वीन मैरी लॉ स्कूल में ऐसी प्रोविजन है, आप यहाँ भी ले सकते हैं। वो इसका अलग डिफरेंट है कि वो एक दो कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे, तो लिहाजा ना सिर्फ कि आप एफए एफएससी का इंतजार करें, आप मैटर के बाद भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं लॉ के लिए। सर ये लॉ गेट की जो ज़रूरत है ये क्यों लॉ के देखिए लिए? आप जब एलएलबी करते हैं तो ये लॉ एंट्री टेस्ट इन्होंने रखा है एचईसी ने, जो कि पहले ऐसा होता था कि जिसने लॉ किया एज ए मैटर ऑफ राइट वो जाता था, वो लाइसेंस ले लेता था या एक छोटा सा इंटरव्यू होता था जो बार काउंसिल करती थी, वो ना होने के बराबर होता था। अब उन्होंने ये किया, इसे चैनलाइज किया और एचईसी ने एक इदारा बनाया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि एलएलबी की डिग्री और चीज है और प्रैक्टिसिंग लॉयर और चीज है। तो डिग्री एलएलबी की कईयों के पास है लेकिन लॉ कैट उन्होंने पास नहीं किया, तो उसके लिए ये लॉ गेट पास करना जरूरी है। आप पास करेंगे, इंटरव्यू देंगे, फिर आपको ये जो है यू आर इंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। आप एडवोकेट नहीं लिख सकते जब तक आप लॉ गेट पास करके लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते। जी सर इसके लिए उम्र की कोई हद है?
मतलब लॉ गेट पास करने के लिए? लॉ गैप के लिए तो 24 या 26 ईयर है, ये तो आपका अगर आप करना चाहें। लेकिन एलएलबी के लिए जो अगर आप एक्सटर्नल एलएलबी जो यहाँ जो हमारा स्कूल क्वीन मैरी स्कूल है, यहाँ एलएलबी की डिग्री के लिए कोई आपकी उम्र की हद नहीं है। आप 99 इयर्स के भी हैं, आपकी नब्ज चल रही है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, फी दे सकते हैं और आप एलिजिबल। सर लॉ गेट या लैट की जरूरत क्यों है, मतलब ये लैब के अंदर आप एलएलबी करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है लैब का, और वो भी उस सूरत में जब आप 5 साल कोर्स के लिए आप दाखिल होना चाहते हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे करवा रही है। लेकिन अगर लैब की जरूरत नहीं है, अगर आप करवाना चाहते हैं एक्सटर्नल जो लॉ स्कूल जो यहाँ पे है, अगर आप एलएलबी एक्सटर्नल के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए लैब की भी जरूरत नहीं है, तो उसके लिए नहीं है। हाँ बता, लॉ गैप की उस वक्त होगी चाहे आपने एक्सटर्नल किया या इंटरनल किया है एलएलबी 3 साल का या 5 साल का, और आप बाद में प्रैक्टिस यहाँ पे करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस यहाँ पे करने के लिए आपको लॉ गेट करना पड़ेगा। हाँ एक एक्सेप्शन है, वो ये है कि आप एलएलएम कर लें। अगर आप एलएलएम कर लेते हैं तो उसके लिए लॉ गेट की जरूरत नहीं होती। लोग वो जाहिर है उसकी फी और बाकी प्रोसीजर अलग है और टाइम भी ज्यादा लगेगा, उतनी देर ज़ाहिर है आप एलएलएम भी बैठ सकते हैं 2 साल अगर एलएलबी आपने कर भी दिया तो ये उसके लिए। और सर इसमें इसकी फीस क्या है, उसका क्या करना क्राइटेरिया है? फी एलएलबी की यहाँ जो है क्वीन मैरी के अंदर वो 18 लाख से तकरीबन राउंड अबाउट है, 18 प्लस के करीब है। वो है 3 साल की जो पूरी मैं बता रहा हूँ, 3 साल की एडमिशन और सारा मिला के तो ये है 18 लाख के अंदर। या एलएलबी की मैंने आपको फी बताई है तो वो है, तो ये है। और ये याद रखें कि ये आप एक्सटर्नल एलएलबी जहाँ भी हो रही है आप फी का जो है ना वो पैकेज जहाँ भी पता करेंगे और आपको ये सबसे कम तरीन मिलेगा इस कैंपस के अंदर। ये वाली फी जो है वो इससे बहुत कम जी। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारी सोसाइटी के अंदर अक्सर ये देखा गया है कि जब भी कोई मसला होता है, कोई जुर्म होता है, कोई चीज़ होती है, तो अक्सर लोग पुलिस के पास नहीं जाना चाहते हैं, पर्टिकुलरली हमारी फीमेल्स। तो आप क्या समझते हैं कि कोई भी मसला हो हमारी फीमेल्स को या मेल्स को, ये एक ऐसी कैटेगरी जो भागते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो आप क्या प्रेफर करते हैं, लोगों को जाना चाहिए, अपनी कंप्लेन देनी चाहिए? क्या इंसाफ के तकाजे वैसे ही हो रहे हैं, जजेस और लॉयर्स वगैरह वैसे ही सपोर्ट करती है? क्या हमारी पुलिस वैसे ही लोगों को सपोर्ट करती है? देखिए एक होता है आपकी स्टेट को गवर्न करने का तरीका, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो है एडवर्सरियल सिस्टम। अब बेसिक चीज है एडवर्सरियल सिस्टम क्या होता है, जब कंप्लेनेंट को खुद अपने केस को मनवाना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। ये इंक्विजिटोरियल सिस्टम नहीं है कि जहाँ स्टेट या उसका जो जज है, नुमाइंदा है, वो एक्टिवली पास करे और वो खुद ही आपको इंसाफ आपके घर के दरवाजे तक दे दे। तो लिहाजा पहले तो आप ये समझिए कि आप जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं ये एडवर्सरियल सिस्टम के तहत चल रही है, यानी अगर आपको अपना राइट चाहिए यू हैव टू अप्रोच द लीगल फोरम, इट इज योर ड्यूटी कि आप अपने केस को प्रूव करें। और इस सोसाइटी के अंदर रहते हुए चाहे वो मेल है फीमेल है, अगर आप अपने राइट्स को या अपनी ड्यूटीज को चाहते हैं कि हमें जो सही तरीके से अगला राइट्स मुझे दे और ड्यूटी अगला परफॉर्म करे और मेरे राइट्स मुझे दे, तो यू हैव टू गो टू द जो लीगल एप्रोप्रिएट फोरम है वहाँ जाना पड़ेगा और ये आपको लेने पड़ेंगे। और जिस तरह आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं यहाँ पे जरूरत है कि आप ऐसा करें, क्योंकि इसके बगैर चारा कोई नहीं है, इसके बगैर आपको कोई स्टेट भी नहीं कर सकती, हेल्प आउट नहीं कर सकती, ये आप इट इज अप टू यू। अच्छा सर, एक और मेरा क्वेश्चन था कि जिस तरह ये पाकिस्तान है, हमारा मुल्क है, इसके अंदर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को इलेक्ट करते हैं। हमारा एक पार्लियामेंट है जिधर हमारे एमएलएस वगैरह जाते हैं, और उसके बाद एक फोरम है जहाँ पे हमें पता चलता है कि कानून बनते हैं और इम्प्लीमेंटेशन होती हैं। लेकिन लास्ट ईयर हम देखा मार्च के महीने के अंदर कि अपोनेंट पार्टी ने एक एप्लीकेशन दी और हमारे जो स्पीकर साहब थे उन्होंने उस एप्लीकेशन को अपनी रूलिंग के तहत क्रॉस कर दिया। अभी जो इमरान खान साहब का वाकया हुआ है, तो उसमें फौरन ही अपोजिशन पार्टी जो सी थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास चली गई। तो सर मेरा असल क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो जुडिशरी है वो स्ट्रॉन्ग है, हमारी पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग है, आइन पावरफुल है, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग है? तो काइंडली ये बता दीजिएगा। देखिए जो फेडरेशन होती है जिसके अंदर जो कि पाकिस्तान की तरह है जहाँ फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं, जिस तरह हमारे हैं 4 सूबे हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स जहाँ भी होते हैं वहाँ आपके जो झगड़े हो रहे हैं वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट आपको इख्तियारात तफवीज कर देता है किसी को भी करे। इस डॉक्यूमेंट ने यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने
3 ऑर्गन्स बनाए हैं, जैसे पिलर ऑफ स्टेट्स कहते हैं। वो पिलर ऑफ स्टेट्स क्या है? एक है लेजिस्लेचर जिसने कानून बनाना है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव जिसने उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाना है, तीसरा है जुडिशरी जिसने इन केस ऑफ डाउट या डिस्प्यूट उसको डिसाइड करना है, या जब ये देखे कि ये दो जो ऑर्गन्स है, इसे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट कहते हैं, जब ये अपने पावर से एक्सीड कर रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं, तो ये उनके उन एक्ट्स को अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर करके नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। अब अगर आप ये देखें तो इस थ्योरी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ये बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर के तहत तीनों ऑर्गन्स सेपरेटली काम कर रहे हैं। आइन के अंदर कोई ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के अंदर इंक्रोच या मुदाखलत नहीं कर सकता सवाए जुडिशरी के, जब ये देखे कि किसी ऑर्गन ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है या दूसरे आइन ऑर्गन के अंदर वो मुदाखलत कर रहा है। अब ये राइट किसको है? जिस तरह मैंने बताया आइन के अंदर जुडिशरी को है, और वो एक्ट कब करेगी? आम हालात में ये साइलेंट रहेगी, लेकिन उस वक्त करेगी जब कोई भी ऑर्गन इंक्रोच अपॉन कर रहा है, मुदाखलत कर रहा है, अपने आप को उस लॉ और पैरामीटर के मुताबिक चला नहीं रहा। अब आपका सवाल उस जो आया और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की, मैं हो सकता है कि पॉलिटिकली हो सकता है कि मैं पीटीआई को सपोर्ट करूं, हो सकता है, लेकिन अगर मैं बीइंग लॉ स्टूडेंट ये बात करूं तो वो जो कासिम सूरी की जो वर्डिक्ट थी जिसके अंदर उन्होंने एज ए स्पीकर उस करारदाद को बिल्कुल उठा के रद्दी के टोकरी में फेंक दिया, वो इलीगल एक्ट था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने किया वो बिल्कुल ठीक किया। जिस तरह मैंने कहा कि अगर आम तौर पे पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करती, लेकिन फर्ज करें वही पार्लियामेंट, जनरल रूल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने उस पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत नहीं करनी, लेकिन व्हाट इफ के स्पीकर जाए बंदे को चाकू मार दे, तो हम कहे ना 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 सुप्रीम कोर्ट आप ना जाए, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है उसको ना करें। वो कहते हैं जी नहीं हमारे पास ये इख्तियार आ गया है, हम यहाँ एक लॉ बनाएंगे, उसके बाद ये सारी जमीन जो है ये वजीर आजम की, पाकिस्तान की लॉ तो बना सकते हैं, वो लॉ बना दें, ये सारी जमीन जो है मेरा घर भी जो है वो वजीर आजम का है, वजीर दाखिला का है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगी नहीं हम चुप करके बैठे रहते हैं? चूंकि हमने पढ़ा है उस आर्टिकल 59 के अंदर कि हमने पार्लियामेंट के काम के अंदर मुदाखलत नहीं करनी, वो जनरल रूल वही है नहीं करनी, लेकिन जब वायलेशन ऑफ लॉ और स्पेशली वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी, सुप्रीम कोर्ट हैज टू एक्ट एंड हैज टू रिएक्ट। ओके, और कोई सवाल है आपका पीछे? सर मेरा एक क्वेश्चन है, एचईसी इसे तस्लीम करते हैं? किसको? लॉ गैट को। लॉ गैट एचईसी ने स्टार्ट किया है, उसी ने कहा है, ये एचईसी के अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ एचईसी आप करते हैं, और एचईसी आपको पेपर देता है, एचईसी पास करता है, लिहाजा ये एचईसी के अंडर ही है। आप पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं कर सकते अगर आप लॉ गैट नहीं करते, तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। आपके पास एलएलबी है, आप अपने आप को एलएलबी कहलवा सकते हो, लेकिन आप अपने आप को लॉयर नहीं कहलवा सकते। सर मैं पूछना चाह रही थी कि यहाँ पाकिस्तानी जो लॉयर्स होते हैं उनमें और जो आउटर कंट्रीज के सोलिसिटर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? देखिए वहाँ 2-3 कैटेगरी है, एक है प्लीडर, एक है बैरिस्टर, एक है सोलिसिटर, वहाँ पे तीनों कैटेगरी। अब उसके अंदर बैरिस्टर क्या करता है? वो आपको वहाँ कोर्ट के अंदर उस ब्रीफ को आर्गू करता है, उसका काम ये है। अब यह दूसरा क्या है? यहाँ पे होता है सोलिसिटर। आप पहले जाते हैं सोलिसिटर के पास, सोलिसिटर को वो आपको बहुत अच्छा एडवाइस करता है, आपका केस ऐसा है, आपको ऐसा करना चाहिए, मैं आपको मशवरा देता हूँ, तो वो मशवरा कर देगा आपको, और घंटे के हिसाब से चार्ज करेगा, उसकी फी आपके हाथ में दबाएगा, घंटे की फीस मेरी ये थी। अब आ गया प्लीडर। अब वो जो प्लीडर्स जो होते हैं वो आप प्लीड करने वाले प्लीडर नहीं, ये ड्राफ्टिंग वाले हैं। क्या ड्राफ्ट करेगा? वो केस आपका बना देगा, आपको बड़ा अच्छा ड्राफ्टिंग करेगा, वो आपकी क्रेडेंशियल और प्लीडिंग का माहिर होगा, उसने ड्राफ्ट किया, उसका जो क्लर्क है वो कोर्ट में जाएगा, उसने दायर किया, उसने कहा मेरा काम खत्म। तो वहां पे 3 लोग हैं, इधर सॉलिसिटर आपको एडवाइस करने वाले, घंटों के हिसाब से पैसे लेने वाले, आप प्रीलिमिनरी तौर पे उसके पास जाते हैं, मेरी गाड़ी उसने ठोक दी है, मैं कोर्ट में चला जाऊं? वो कहता है जी अच्छा आप ना जाएं, इसके इतने पैसे लगेंगे, आप इससे मुकमुका कर दो। मेरा लॉ के अंदर केस की क्या हैसियत है, आप केस में जाएं तो इतने पैसे मिल सकते हैं, ना जाए तो ना। तो वो उस सूरत में ही आगे प्लीड, और आगे कहता है आप डिसाइड करता हाँ मैंने जाना है, प्लीडर जाता है, वो कहता है जी आर्गू करना मेरा काम नहीं है, आई हैव द स्पेशलिटी कि मैं आपको बेहतरीन ड्राफ्ट कर दूंगा। तो ड्राफ्टिंग वाला और आगे बैरिस्टर उसको आगे
करने वाला। तो बाद मुल्कों के अंदर बैरिस्टर और प्लीडर एक है और बाद के अंदर तीनों अलग है, पाकिस्तान के अंदर तीनों ही एक है। यहाँ वही वकील आपको वकील पहले चाय पिलाएगा, वो भी आपके पैसे अगर आप फीस दोगे तो, ठीक है, उसके अंदर वो आपको मशवरे देगा, सॉलिसिट करेगा, उसके बाद फी आ जाएगी, उसको ड्राफ्ट करेगा, फिर वही गर्मियों के अंदर डबल कोट पहने हुए पसीनों पसीन होते हुए वो अदालत में जाएगा और फिर उसके भी आर्गू करेगा। तो यहाँ तीनों काम एक ही करता है जिसको हम एडवोकेट, तो यहाँ डिफरेंशिएट नहीं। और जी कोई? पंजाब बार लॉ काउंसिल और पाकिस्तान बार लॉ काउंसिल का क्या रोल है एक लॉयर की जिंदगी? देखिए वकला की बॉडीज है, 3 उसके लेवल्स हैं। एक है निचले लेवल की जिसे हम डिस्ट्रिक्ट या तहसील बार कहते हैं। अगर आप तहसील पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका तहसील बार होगा, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं तो डिस्ट्रिक्ट बार होगा। उससे ऊपर वाली है वो पंजाब बार है। पंजाब बार जो है वो प्रोविंशियल लेवल की है, उसके इलेक्ट होने का एक मायार है, एक तरीका है, और वहाँ पे है जो आपकी पंजाब बार है, ये आपकी लॉ मेकिंग बॉडी भी है। मतलब आपका जो ये आपके अंदर एक लॉ गेट के अंदर आपका है जो प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट्स और रूल्स हैं और लीगल प्रैक्टिशनर और बार काउंसिल एक्ट वगैरह है, तो पंजाब के लेवल के अंदर जो बॉडी है वो एग्जीक्यूटिव भी है और लॉ मेकिंग भी यही करते हैं, ये पंजाब बार है। इसी तरह फिर यही पंजाब एक नुमाइंदे इकट्ठे होते हैं पंजाब बार के, तो वो पाकिस्तान लेवल के ऊपर एक बॉडी बन जाती है लॉयर की, एक नुमाइंदा फोरम जिसे कहते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल। तो पाकिस्तान बार काउंसिल लॉयर की मुल्की सतह के ऊपर एक बॉडी है। तो लॉयर की रिप्रेजेंटेटिव 4 हायरार्की या 3 हायरार्की के अंदर है, तहसील बार, डिस्ट्रिक्ट बार, पंजाब बार, हम पंजाब बार कहेंगे, उधर सिंध बार या कराची बार कहेंगे, लेकिन ये प्रोविंशियल बार कहते हैं इसे, और मरकज के ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल। तो ये एक इसकी ये तीनों है। तो ये जो दोनों है ये 2 काम करते हैं, यानी ये मैंने जिस तरह का एग्जेक्टिव भी होती है, अब लॉयर जो है वो किसी के साथ धोखा फ्रॉड भी करेंगे, तो ये एग्जेक्टिव बॉडी भी है, उसका लाइसेंस भी सस्पेंड करेंगे, बाकी वगैरह रेगुलेट भी करेंगे। जिस तरीके से वो इंटरव्यू जो लेगी पंजाब बार काउंसिल का नुमाइंदा ही लेगा, ठीक है। तो ये एग्जेक्टिव और लेजिस्लेशन ये दोनों करते हैं, और ऊपर मैंने बताया कि पाकिस्तान लेवल के ऊपर पे पाकिस्तान बार काउंसिल इसका नाम है जी। अच्छा सर बताइएगा, चाहे एक्सटर्नल प्रोग्राम के जरिए हमने वकालत की है या पाकिस्तान में की है, तो क्या ये दोनों कंप्लीट करने के बाद हमें लाइसेंस लेने के लिए पंजाब बार काउंसिल के पास रुजू करना पड़ता है, उनके कोई पेपर्स वगैरह क्लियर करने पड़ते हैं, या वैसे ही लाइसेंस मिल जाता है हमें? नहीं, लाइसेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप एलएलबी डिग्री के आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या आप पाकिस्तानी करें, पाकिस्तानी उन्होंने एफएफएससी या इसके इक्वल और बाद में 5 साल का उन्होंने किया हुआ, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी, हम लाहौर में बैठे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में करते बात, तो अगर आप ये करते तो 5 साल वाला ये करें। आप एक्सटर्नल करते तो आप 3 साल का कर लें। आप एक्सटर्नल करें तो वो बेसिकली आपने बाहर का लॉ पढ़ा है, बाहर का लॉ पढ़ा वो वहाँ जो कि आमतौर पे यूके का पढ़ते हैं, यूके का जो कि कोडिफाइड नहीं है तो वो आप प्रिंसिपल को ज्यादा पढ़ते हैं, यहाँ कोडिफाइड है तो हम उसके सेक्शंस और प्रिंसिपल सारा कुछ पढ़ते हैं। अब आपने दोनों एलएलबी कर ली है, उधर से करें या इधर से करें। अब आप चाहते हैं कि मैं अगर वहां जाके प्रैक्टिस करना चाहूँ तो वहां की जो प्रैक्टिसिंग बॉडी है वहां से लाइसेंस लेना पड़ेगा यूके, चाहे मैंने पाकिस्तान में 5 साल किया या 3 साल किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रहता हूँ पाकिस्तान में मैं करना चाहता हूँ प्रैक्टिस, तो उन्होंने कहा प्रैक्टिस के लिए आपको लॉग ऐड करना पड़ेगा। लॉग ऐड करे तो ये एचएससी प्लस पंजाब बार काउंसिल और सारों ने मिलके एक बॉडी बनाई, उसके अंदर एग्जाम का तरीका बनाया, एग्जाम क्लियर करें, 50% मार्क्स लें, वो आप देते हैं, उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के बाद बल्कि पंजाब में इंटरव्यू नहीं है, सिंध में और केपी में, तो यहाँ आपने पास किया फिर आपको लाइसेंस मिलेगा, जब लाइसेंस मिलेगा तो यार आप फिर पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हो। ये जो लॉग एक्ट है ये पाकिस्तान में प्रैक्टिस के लिए, चाहे कोई बाहर से आए चाहे यहाँ से आए। एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताई है, वो ये है कि आप इसके बाद एलएलएम कर लें, एलएलएम कर ले, अब लॉग ऐड नहीं हो सकता, लेकिन वो उतनी देर तक कौन जीता है तेरी जरूरत के साथ होने तक, वो कहते हैं एलएलएम करते करते मैं उतनी देर में रोजी कैसे कमाऊंगा, तो वो लॉग ऐड कर ले पहले, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप एलएलएम का इंतजार करें। तो ये लॉग ऐड इसलिए आपको लिए बहुत जरूरी है। ठीक है जी, हैव अ गुड डे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर की सीरीज के लिए हम दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह।